Hello students, today we'll be learning about the characteristics of equilibrium constant. आज हम लोग characteristics of equilibrium constant के बारे में सीखेंगे. Characteristics of equilibrium constant. अब इसमें क्या सीखना है हमें? बहुत बार क्या होगा कि इक्वेशंस हमारे पास होंगे और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ होगा वहां पे, ठीक है, और उस इक्वेशन में कोई चेंज अगर करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कैसे चेंज आएगा ये सीखना है आज की क्लास में हमें. तो फर्स्ट है, इफ इक्वेशन इज रिवर्स्ड. इफ इक्वेशन इज रिवर्स्ड मतलब जो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ था अगर हम लोगों ने उसको रिवर्स कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंज आता है. तो जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिया जिसमें आर एक हाइपोथेटिकल रिएक्टेंट है, मान लेते हैं ये गैस है, और ये आर हमारा चेंज हो रहा है प्रोडक्ट पी में, ठीक है, और इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है हमारे पास के, ठीक है. सो ये के क्या हो जाएगा, के विल बी इक्वल टू concentration of product upon concentration of reactant. अब इसी इक्वेशन को अगर हम लोग उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, इफ रिवर्स्ड, तो ये इक्वेशन प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट बन जाएगा, यानी P हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और R हमारे साथ प्रोडक्ट साइड में चला जाएगा, ये R बन गया. तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उसको मान लेते हैं K प्राइम, ठीक है. सो अब अगर K प्राइम को हम लोग लिखें, सो K प्राइम यहाँ पे हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P. तो क्या इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, अगर इसको ऐसा भी लिखें तो भी ये सेम चीज ही है. तो 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P अपॉन R के भी तो होगा, यानी कि K डैश हमारे पास हो जाएगा 1 बाई K. इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोगों ने इक्वेशन को रिवर्स किया तो वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो नया वाला होता है वो पुराने वाले का इनवर्स हो जाता है. ओके, सो व्हेन यू विल रिवर्स द इक्वेशन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इनवर्स्ड. सो इसको सिंपली हम लोग सिंपल स्टेटमेंट में लिख देंगे दैट व्हेन equation is reversed then the equilibrium constant for the new equation is inverse of the earlier equation, ये हो जाता है हमारा अगर हम लोग इक्वेशन को यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं तो. नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे अगर इक्वेशंस को हम लोगों ने ऐड कर दिया. सेकंड, इफ वी ऐड इक्वेशंस, ठीक है. तो जैसे एक इक्वेशन ले लेते हैं R फॉर्म्स P और इसका मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले लिया K1, ठीक है, और K1 क्या हो जाएगा, K1 हमारा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R. वैसे ही एक और इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, लेट्स से M फॉर्म्स N, एक और हाइपोथेटिकल इक्वेशन M फॉर्म्स N, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया K2 और K2 हमारा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M. ये इक्वेशन हो गया. अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2. सो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तब कौन सा इक्वेशन मिलेगा, तब जो इक्वेशन मिलेगा वो हो जाएगा R गैस प्लस M गैस, और इससे हमारा फॉर्म हो जाएगा P गैस प्लस N गैस. ये बन गया और इसका मान लेते हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया K3, ठीक है. अगर आप K3 का इक्वेशन लिखे अभी, ठीक है, अगर हम लोग K3 को देखें यहाँ पे कि K3 का एक्सप्रेशन क्या होगा, सो दिस सिंप्लाई K3 विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N अपॉन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम। तो इसको आप एक साथ ना देख करके अगर सेपरेटली देखें, मतलब P अपॉन आर को सेपरेटली देखें और N अपॉन एम को सेपरेटली देखें, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे K3 जो है दैट इज इक्वल टू नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ K1 एंड K2। तो K3 क्या हो गया, K1 मल्टीप्लाइड बाई K2 हो गया। यानी कि जब आप दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो वहां पे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी चीज को हम लोगों को इक्वेशन में लिख देना है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, when two equations are added, when two equations are added to get a new equation, to get a new equation, then when two equations are added to get the new equation, then equilibrium constant of the new equation is the product of earlier ones, ठीक है, इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्लियर वंस। मतलब पहले के दो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो दो इक्वेशन के थे उनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे नए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट यहां पे रहता है अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, इफ एनी नंबर n is multiplied to the equation, whole number ही होगा, is multiplied to the equation, then तो उस केस में जैसे मान लीजिए इक्वेशन आपका है, हम लोग सेम इक्वेशन ही ले रहे हैं, r फॉर्म्स p और इसका हम लोगों ने वैल्यू ले लिया k, और k यहाँ पे क्या है, k हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r। अब क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किसी एक आर्बिट्री नंबर n से, तो n से मल्टीप्लाई कर दे, इक्वेशन बन गया nr फॉर्म्स np, ठीक है, और यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k प्राइम। अब k प्राइम का इक्वेशन लिखेंगे तो k प्राइम हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p टू द पावर n अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r टू द पावर n। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ n, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r होल टू द पावर n, और p अपॉन r कुछ नहीं था, ये हमारा k था, तो k टू द पावर n। दिस इम्प्लाई k प्राइम विल बी इक्वल टू k टू द पावर n। ठीक है, यानी कि अगर इक्वेशन में आपने कोई एक नंबर मल्टीप्लाई किया तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो अर्लियर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का nth पावर बन जाएगा। ठीक है, सो इसको भी लिख लेते हैं, इफ a number n is multiplied to the equation then the new equilibrium constant will be nth power of the earlier one, यानी कि जो पहले वाला था उसका ये हमारा nth पावर बन जाएगा। ठीक है, तो अब तीन प्रॉपर्टीज हमने सीखी। पहला हम लोगों ने सीखा कि रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, दूसरा सीखा दो इक्वेशन ऐड करेंगे तो क्या होगा, और तीसरा कोई एक आर्बिट्री नंबर n मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा। अब इन तीनों पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमारा ये एप्लीकेशन क्लियर हो पाए और हम समझ पाए कि अल्टीमेटली हमारा जो आंसर है वो कैसे बनेगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है दैट a फॉर्म्स b, और इसका मान लेते हैं हमारे पास k1 हो गया 2। ठीक है,
वैसे ही C फॉर्म्स D और इसका K2 हो गया 3 एंड E फॉर्म्स F और इसका K3 हमारे पास हो गया, लेट से इसको ले लेते हैं 1, ठीक है। अब अगर ये तीनों हैं इफ देन फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसे सवाल बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं। फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन लेना है हमें यहाँ पे? तो इक्वेशन मान लीजिए मैंने एक ले लिया 2a प्लस d प्लस 3e gives 2b प्लस c प्लस 3f। ये इक्वेशन ले लिया मैंने, इसका हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि लास्ट इक्वेशन जो आपका उसका k का वैल्यू क्या होगा। और अगर आप चाहें तो पहले वाले 3 इक्वेशंस के भी k के वैल्यूज लिख सकते हैं। प्रैक्टिस के बाद ये बहुत क्लियर हो जाएगा, तो हर बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बट स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ये हमारा K1 था। K2 हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, और K3 हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E, ठीक है। अब जो नया इक्वेशन है, अगर इसका हम लोग मान लेते हैं K4, तो K4 का एक्सप्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इसका स्क्वायर, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F का क्यूब डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E का क्यूब। अब इन तीनों को जितने सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिख पाए वो लिख लें। अब देखिए C से D बन रहा था हमारे K2 वाले एक्सप्रेशन में, लेकिन यहाँ पर D से C बन रहा है, मतलब इक्वेशन को हमने रिवर्स कर दिया है। रिवर्स करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इन्वर्स हो जाता है, तो उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। B और A जैसा हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन K1 में है वैसा ही यहाँ पे है, तो उसको अलग करके लिख लीजिए। B अपॉन A दोनों पे स्क्वायर था, ये कंप्लीट होल स्क्वायर हो गया। देन C और D, एक्चुअली D और C होना चाहिए लेकिन यहाँ C बाई D है, तो हम लोग इसको उल्टा कर लेंगे, 1 बाई D अपॉन C, ठीक है। और उसके बाद है F अपॉन E, तो उसको कर लेंगे हम लोग F E और इसका होल क्यूब, ठीक है। सो इससे क्या बन रहा है? इससे बना K1 का स्क्वायर इंटू 1 बाई K2 और इंटू K3 का क्यूब। अब जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो वैल्यूज सिंपली यहाँ पे रख देने हैं इनमें। तो K1 कितना दिया हुआ था? K1 दिया हुआ था 2, K1 की वैल्यू यहाँ पर 2 थी, तो यानी 2 का स्क्वायर 1 बाई K2, K2 अपने पास 3 था तो 1 बाई 3, और K3 अपने पास 1 था तो 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 1 बाई 3 इंटू 1, तो यानी कि हमारा आंसर बन जाएगा 4/3। तो ऑप्शन में अगर आपका 4/3 है तो आपका आंसर यहाँ पर 4/3 हो जाएगा। तो ये मैंने तीनों जो प्रॉपर्टीज सिखाई आपको, यहाँ पे तीनों को ही मैंने इस्तेमाल किया। एग्जाम में बहुत बार कोई एक ही वहाँ पे इस्तेमाल की होगी, कोई दो वहाँ पे इस्तेमाल की होगी, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जेई में भी, नेट में भी, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करें और इस पे जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन।